हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीतिकाल और आदिकाल और भक्तिकाल हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। और MCQ सीरीज में सोच रही हूँ कि एक ही साथ चलाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा जब तक हम ये कंटेंट आपको पूरा दे देते हैं, जैसे कि आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल को हम 3-4 दिन के अंदर संपूर्ण कर देंगे। और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी और अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको वीडियोस दी जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। अगर आप अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारी वीडियोज इकट्ठी कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं जो पर डे की वीडियो होती हैं, चाहे वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे TGT PGT एस्टेट की हो, चाहे फिर HPSC PGT की हो, कोई भी वीडियो तो वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उसको वीडियो बहुत सारी चैनल पे मिल जाती हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। वैसे तो जो भी न्यू स्टूडेंट मेरी 1-2 वीडियो देखेगा तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं ये सारी बातें बताती हूँ। तो TGT PGT एस्टेट के लिए हमारे पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि 8 और 7 दिसंबर की जो तारीख है इसके लिए निश्चित की गई है एस्टेट के लिए, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ ही कहना चाहूँगी कि अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो NCERT मैंने TGT PGT एस्टेट के लिए पिछले साल बेहद तरीके से पढ़ाई थी, क्योंकि पिछली बार ही सिलेबस दिया गया था। तो तब तक आप NCERT वहाँ से पढ़ ले, क्योंकि TGT का पेपर हो चाहे PGT एस्टेट का पेपर हो, दोनों में NCERT से 6 या 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये सारी बातें मैंने वो है मेरा एक वीडियो मैंने डाली थी TGT PGT एस्टेट सिलेबस के ऊपर, और पूरी रणनीति उसमें बता रखी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। वो भी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। और शुरुआत थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका आता है आदिकाल। तो जब आदिकाल पढ़ाया तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद आता है भक्तिकाल, और फिर आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। तो हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। अब यहाँ पर आदिकाल की समय सीमा की बात करूँ तो 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 तक इसकी समय सीमा है। भक्तिकाल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा है। और रीतिकाल की अगर समय सीमा की बात करूँ तो विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक इसकी समय सीमा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ईस्वी में आपको पता चले तो इसमें से 57 आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। 9 में से 5 गए तो 4 और 6 1643 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम 57 माइनस कर देते हैं तो यहाँ 3 और 9 में से 5 गए तो 4 और ये 1943। तो ये ईस्वी में हमारे पास इसका सन निकल कर आ जाता है रीतिकाल का। तो विक्रम संवत से सन आपको किस प्रकार निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल के ऊपर क्यों पड़ा, क्या इसकी समय सीमा है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और कौन कौन सी प्रधान प्रवृत्तियां इसके अंतर्गत रही। तो रीतिकाल की अगर प्रवृत्तियां आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो रीतिकाल के संदर्भ में कि इसको रीतिकाल नाम क्यों दिया, ये सब भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। पूर्व पीठिका का मतलब होता है कि रीतिकाल को शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित बातों का पता होना चाहिए। तो रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। रीतिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, तो सभी का आपको पता होना चाहिए। UGC नेट से लेकर TGT PGT एस्टेट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां पर इसके नामकरण को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। जब मैंने UGC नेट का एग्जाम दिया था उस समय ये प्रश्न पूछा गया था।
था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीजीटी जैसे एग्जाम में तो सीधी तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से याद करना है इसको। मुझे खूब अच्छे से आता था और फिर भी मैं इस प्रश्न को गलत कर आई थी, इसलिए मुझे ये प्रश्न हमेशा के लिए याद रहता है। तो जितनी भी गलती करनी है आप यहीं पर कर लें ताकि एग्जाम में आपकी कोई गलती ना हो। और वो गलती त्रुटियां आपकी तभी दूर होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर को पढ़े। यहाँ से जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा देती हूँ तो उसके बाद आपने कोई भी बुक खरीद रखी होगी, उस बुक की एक बार हल्की सी रीडिंग जरूर ले लें और उसके बाद आप अपने नोट्स तैयार करें, फिर देखना आप। तो शुरुआत करते हैं नाम और प्रस्तोता, यानी कि रीति काव्य नाम किसने दिया रीति काल को। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर द हिंदुस्तान, कुछ इस प्रकार से इसका नाम है। तो ये वाला हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था और उस इतिहास के अंतर्गत इन्होंने रीति काल को रीति काव्य कहा। तो रीति काव्य किसने कहा, ध्यान रखना है, ग्रियर्सन ने। उसके बाद अलंकार काल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में। ठीक है, इसके अंतर्गत कई भाग थे। तो ये सारे हम पीछे आदिकाल के अंतर्गत पढ़ के आ चुके हैं। तो मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जब इन्होंने काल विभाजन किया तो रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा। तो ध्यान रखना है, अलंकृत काल कहने वाले काफ़ी विद्वान हैं, जैसे कि मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो ध्यान रखना है, मिश्र बंधुओं में ये बंधु थे श्याम, सुख और गणेश, ये तीन नाम आते हैं, श्याम, सुख और गणेश, ऐसे याद रखना। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में ये किस किस के नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है रीतिकाल नाम किसने दिया। तो रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था सन 1929 में जो प्रकाशित हुआ था, उस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई थी और इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम उस समय की प्रवृत्तियों को मद्देनजर रखते हुए रीतिकाल नाम दिया था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते वक्त इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। श्रृंगार काल किसने कहा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब फिर जब मैंने ये प्रश्न यूजीसी नेट के अंदर गलत कर दिया तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई और वो क्या बनाई कि विश्वनाथ प्रसाद, पूरे विश्व ने श्रृंगार आजकल कर रखा है, पूरे विश्व ने श्रृंगार कर रखा है। आप देख रहे होंगे कि बिना फिल्टर के तो कोई फोटो भी खींचना पसंद नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको याद रह जाएगा। कला काल किसने कहा, रमा शंकर शुक्ल ने, ध्यान रखना। और अंधकार काल कहा त्रिलोचन ने रीतिकाल को। ठीक है, अब फिर से एक एक बात पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं जो निम्नलिखित हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि रीतिकाल का मैंने समय सीमा आपको बता दी थी रीतिकाल की। उसके बाद हमने पढ़ा कि रीतिकाल का रीतिकाल नामकरण किस प्रकार से पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना जाता है, प्रवर्तक आचार्य किसको माना जाता है, यानी कि प्रवर्तक कवि किसको माना जाता है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। तो प्रवर्तक हैं, ये रचना काल है, ये प्रस्तोता है और ये कारण है कि कृपा राम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना और यहाँ पर किसी प्रस्तोता का नाम नहीं दिया है क्योंकि अधिकतर विद्वान इनको मानते हैं। ठीक है, और ये काल क्रम की दृष्टि से इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि कृपा राम को कालक्रम की दृष्टि से क्यों मानते हैं, क्योंकि कृपा राम का जो समय सीमा है वो उस समय आता है जब भक्ति काल समाप्त होने वाला होता है और रीतिकाल का प्रारंभ होता है। तो अधिकतर लोग इसको भक्ति काल के अंदर भी कई काउंट कर देते हैं, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से इनको हिंदी इसका रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कोई विद्वान है जो केशवदास को मानते हैं। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कौन मानता है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, तो इन्होंने आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो कृपाराम। रचनाकार व्यक्तित्व की स्मृति मतलब इनकी रचनाएं काफी समृद्ध हैं, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथों की, महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, इसलिए इनको रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद आता है चिंतामणि, और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, इन्होंने रीतिकाल की एक अखंड परंपरा चलाई, जो कभी न टूटने वाली परंपरा चलाई। इस हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इस बार एस्टेट के कम ही कैंडिडेट हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा थे, और क्योंकि पिछली बार साथ क्यों थे? क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, लेकिन ये बच्चे इतने बेवकूफ़ से कहूँगी कि मैंने बता रखा है कि एनसीईआरटी से 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसे भी अगर आप पढ़ लेते हैं कि इसका राइटर क्या है, क्या चैप्टर का नाम है और इसका क्या उद्देश्य है, इसमें क्या इसका वर्ण्य विषय है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो भी आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से हिंदी साहित्य कम ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आपकी हिंदी साहित्य पर कमांड नहीं होगी, अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर आपकी पकड़ नहीं होगी, तो हर चीज देखो आप एस्टेट जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य ही पूछा जाएगा, फिर आपकी नैया फिर से डूब जाएगी। तो फिर से आगे बढ़ते हैं हम और इन सब बातों को छोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में ये बातें बता चुके हूँ। तो 2 महत्वपूर्ण बातें बताई मैंने, रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना, किस किस विद्वान ने किसको माना। उसके बाद हमने नामकरण पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं अब कई सारे। देखो, रीतिकाल के अंतर्गत 3 धाराएं काव्य के रूप में प्रचलित थी। कुछ कवि ऐसे थे, मतलब रीतिकाल के अंतर्गत जो टोटल कवि थे, इनको अगर हम बांट दें तो 3 काव्य धाराओं में बांट सकते हैं। ये संपूर्ण हो गया रीतिकाल, और रीतिकाल के सभी कवियों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो थी रीतिबद्ध धारा, एक थी रीति मुक्त धारा, और एक थी रीति सिद्ध धारा। तो 3 धाराओं में जो था पूरा रीतिकाल बटा हुआ था। रीति सिद्ध, ये मैं लिखूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध। ठीक है, अब मैं बद्ध, मुक्त और सिद्ध का अर्थ भी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे अरबी में बताने लगी तो आगे कंटेंट लिखा हुआ भी आएगा, फिर से डबल टाइम लगता है। तो मैं जहाँ पर जो चीज़ आएगी वहीं पर आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए कि आपसे अलग से एक राइटर का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में, देखो ये हिंदी साहित्य का अतीत नामक एक, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा विश्वनाथ प्रसाद ने, और उस ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें इन्होंने रीतिकाल का विभाजन इस ढंग से किया। मैंने कहा कई सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, अलग अलग नाम दिए। तो रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल, जैसे बताया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा? एक तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। फिर इन्होंने रीतिकाल को 2 धाराओं में विभाजित किया, एक तो रीतिबद्ध धारा और एक थी रीति मुक्त धारा। और रीति मुक्त धारा को स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। जब मैंने HPSC PGT हिंदी का इंटरव्यू दिया तो ये वाला प्रश्न मुझसे यहाँ से पूछा था, और इसके कवियों के नाम भी पूछे थे। इसको स्वच्छंद काव्य धारा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की कि वो शुद्ध प्रेम काव्य था, और दूसरी जो इनकी रचनाएं थी, इसमें 2 प्रकार की रचनाएं हो रही थी, वो रहस्योन्मुख काव्य था। इसलिए इनको स्वच्छ, मतलब ये जो कवि थे, ये जो लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परिपाटी रीतिकाल में चली आ रही थी, उससे अलग हटकर ये अपनी रचनाएं कर रहे थे। इसलिए इनको इस काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर इनको बांटा गया। दूसरी काव्य धारा थी रीतिबद्ध धारा,
और इसमें लिखे लक्षणबद्ध ग्रंथ लिखे गए और लक्ष्य मात्र काव्य लिखे गए। अब आप ये सोच रहेंगे कि ये सब क्या है, तो ये सब चीज़ें भी आगे आएंगी, अगर नहीं आई तो मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो रीतिकाल के अंतर्गत जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था, जो भी कवि थे, वो रीति के, आप यहाँ से समझे, रीति का अर्थ है मार्ग या शैली, ठीक है, मार्ग या शैली, यानी कि इस काल के जो कवि थे वो एक ऐसे मार्ग या एक ऐसी शैली को अपना रहे थे जो कि संस्कृत के आचार्य कवियों की शैली थी, उनकी देखा देखी ये उसी प्रकार के ग्रंथों की रचना कर रहे थे, इसलिए इसको रीतिकाल नाम दिया। और वो संस्कृत के जो आचार्य कवि थे वो लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे। अब आप समझ रहे होंगे कि मैम लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं, तो लक्षण ग्रंथ का मतलब है कि ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्य के सभी लक्षणों पर प्रकाश डाला गया। अब काव्य के लक्षण आ जाते हैं जैसे अलंकार, रस, छंद, काव्य दोष, काव्य गुण, ठीक है, इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखे जाते हैं जिस पर काव्य के लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है तो उन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और रीतिकाल के अंतर्गत सारे लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए थे, इसलिए और कुछ एक कवि ऐसे थे जो इन लक्षण ग्रंथों से अलग हटकर अपनी रचनाएं थोड़ी सी कर रहे थे तो उन्हें रीति मुक्त के अंदर डाला गया। और जो कवि वैसा का वैसा देखा देखी लक्षण ग्रंथों की रचनाएं कर रहे थे, जो संस्कृत के आचार्य कवि कर रहे थे, तो उनको कहा गया रीतिबद्ध धारा, ठीक है। अब रीतिबद्ध को फिर से विश्वनाथ प्रसाद ने दो भागों में बांटा कि इसमें लक्ष्य मात्र काव्य था, एक लक्षणबद्ध काव्य था, तो लक्षण से आप समझ गए होंगे। और रीति मुक्त जो था, मतलब रीति से मुक्त थे ये, इन्होंने रीति, मैंने अभी आपको बताया, उस रीति से ये कवि सारे मुक्त थे, यानी कि स्वच्छंद थे। तो इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, शुद्ध प्रेम काव्य लिखा और इनके काव्य में रहस्यवाद भी पाया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। अब 3 भाग कौन कौन से थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध किसे कहते हैं, रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती थी। अभी मैंने आपको बताया तो आप समझ गए होंगे कि रीतिबद्ध रचनाएं वो रचनाएं थी जो लक्षण ग्रंथ रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती थी। जैसे कि इन्होंने काव्य के लक्षण दिए, अलंकार, जैसे किसी कवि ने अलंकार के ऊपर ग्रंथ लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलंकार जब प्रयोग करेंगे तो उसी के साथ उसका एक उदाहरण भी देंगे। तो इस प्रकार की जो रचनाएं लिखी वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आई। और उसके बाद आता है रीति सिद्ध, रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल, मतलब इनको ज्ञान तो था इस लक्षण परंपरा का, लक्षणों का ज्ञान तो था, यानी कि इनको अलंकार, रस, छंद, इन सभी चीजों का ज्ञान तो था और इनका निर्वहन भी किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, मतलब अपनी रचनाओं में अलंकार, रस और छंद का प्रयोग तो किया, लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने क्या किया, रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की। आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं, मतलब रीति काल के अंतर्गत साहित्य की जो रूढ़िवादी जो परंपरा चल रही थी उससे अलग हटकर इन्होंने रचनाएं की। और यहाँ से मैंने रीति मुक्त आपको यहाँ से बताया था, वही इसका मतलब यहाँ पर है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, मैं हर एक बात में आपको बताऊंगी कि कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब सभी विद्वानों ने अलग अलग बांटा, जितने भी कवि थे इन 3 धाराओं में बांटा, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो कवि रीति सिद्ध हैं, उस डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वही कवि रीतिबद्ध हैं। तो मैं आपको ओवरऑल एक बार इकट्ठा लिखवा दूंगी कि कौन कौन से कवि रीति मुक्त के अंदर आते हैं और कौन कौन से रीति सिद्ध के अंदर और कौन कौन से रीतिबद्ध के अंदर। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है, तो ये लिस्ट बना रखिए, ये आपसे पूछ सकते हैं अलग से, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ। बाकी मैं आपको जब 3 धाराएं रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी, रीतिबद्ध, ठीक है, और रीति मुक्त और रीति सिद्ध,
तो इनके कवि एक साथ ही वहीं पर पढ़ा दूंगी। तो आप अलग लिखें तो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन इन कवियों को रटना मत, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस, ऐसे तो बहुत पजल्ड हो जाएंगे। तो रीतिबद्ध किस किस को कहा? केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, इन सब को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा? रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा। अब जिसको रीतिबद्ध रखा ये बाद में बताऊं फिर आपको। रीति सिद्ध इन्होंने एक ही माना, बिहारी लाल को, और इन्होंने बिहारी सतसई वो जो लिखी, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिबद्ध जो कवि माने ये सारे ये थे, रीति सिद्ध जो कवि माना वो अकेला बिहारी था, और रीति मुक्त जो कवि हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तो वो हैं रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो इनको इन्होंने रीति मुक्त माना। अधिकतर बुक्स में आपको मिलेगा घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो ये तो मैंने ये चार याद रख रखे थे, इसी प्रकार से रट रखे थे, घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, बस ये चार कर रखे थे मैंने। तो द्विजदेव और रसखान को भी रीति मुक्त के अंदर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रखा है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं जिन जिन विद्वानों का इम्पोर्टेंट है, तो आप इसी प्रकार से अपने नोट्स बना लें। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण। अब ये देखना ध्यान से, वो तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भी सभी कवियों को, रीतिकाल के जितने भी कवि थे सभी को 3 धाराओं में विभाजित किया। उसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन कवियों का काल कर्मानुसार, यानी कि कौन सा कवि पहले आया कौन सा उसके बाद आया, तो फिर बांटते तो ये भी 3 धाराओं में है, लेकिन पहले काल कर्मानुसार आप सभी कवि देख लें। ये रीतिकाल के सभी कवियों का कालक्रम नगेंद्र ने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला स्थान चिंतामणि को देते हैं, उसके बाद कुलपति मिश्र को, कुमारमणि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप सिंह। इनमें अमीरदास का भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे इम्पोर्टेंट हैं और इनके क्रम को आप बिल्कुल सही मान सकते हैं। तो ये काल कर्मानुसार डॉक्टर नगेंद्र ने विभाजित किए। अब देखते हैं क्या बारी आती है। फिर से डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में बांटा, ये तो काल कर्म अनुसार बता दिए। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के में जो कवि थे उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के रचनाएं रीतिकाल के अंतर्गत हो रही थी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो एक तो वो कवि थे जो सर्वांग निरूपक कवि थे, और दूसरे वो कवि थे जो विशिष्टांग निरूपक कवि थे। अब देखते हैं अब इन विशिष्टांग निरूपक का क्या मतलब है और सर्वांग जो निरूपक कवि थे उनका क्या मतलब है। सर्वांग का मतलब है काव्य के सभी अंगों पर लक्षण ग्रंथ लिखना। तो कुछ कवि ऐसे थे जो सर्वांग निरूपक कवि थे। सर्वांग निरूपक यानी कि काव्य के सभी लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए रचनाएं कर रहे थे। उसके बाद कुछ एक कवि ऐसे थे जो काव्य के विशिष्ट अंगों का ही निरूपण कर रहे थे, जैसे कि किसी ने एक ग्रंथ केवल पूरा अलंकार पर ही लिखा तो ये विशिष्ट हो गया। जैसे किसी ने एक अलग से ग्रंथ रस पर लिखा, जैसे कि रस मीमांसा, रस विलास आपको देखने को मिलेगा, रस मंजरी मिलेगी, तो ये विशिष्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के रचनाएं वहाँ पर हो रही थी। तो कुछ कवि ऐसे थे जो विशिष्ट अंगों का ही अपने ग्रंथों में लक्षण निरूपण कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो सर्वांग निरूपक कवि थे। अब देखते हैं, फिर से इसको ढंग से समझते हैं और अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं अब सर्वांग निरूपक के अर्थ आप समझेंगे। 3 बातों से आप सर्वांग निरूपक का अर्थ समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा भी दिया। वैसे तो जो सर्वांग निरूपक कवि थे उसका मतलब है सर्व रस निरूपक कवि, यानी कि सभी रसों के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद आता है श्रृंगार रस निरूपक कवि, तो इन्होंने श्रृंगार रस पर भी प्रकाश डाला। उसके बाद छंदो निरूपक कवि, यानी कि छंदों पर भी प्रकाश डाला। और उसके बाद आए अलंकार निरूपक, तो ये मैंने आपको बता दिए थे, छंद, अलंकार और रस। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार का भी एक प्रमुख प्रवृत्ति रीतिकाल के अंतर्गत रही थी, तो श्रृंगार रस निरूपक कवि। तो ये सारे पार्ट आ जाते हैं, ये चारों के चारों सर्वांग निरूपक कवियों के लिए।
ठीक है। अब इनमें से सर्व निरूपक कवि कौन कौन से थे? जो रस, सर्व रस, जिसने सभी रसों पर रचना ग्रंथ लिखे, तो वो कौन कौन थे? ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो कवि थे तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें यहाँ से हटा सकते हैं। चंद्रशेखर वाजके, वाकुफ और वेनी परवीन। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, सर्व रस निरूपक कवि थे रसलीन, तो नाम से ही पता चल रहा है, और पद्माकर। तोष का भी आप देख सकते हैं कई बार, और वेनी परवीन से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। उसके बाद श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएं लिख रहे थे, श्रृंगार रस निरूपक जो कवि थे, जो सर्वांग निरूपक थे, वो थे मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि। और उसके बाद छंदों पर जो थे, छंद से स्पेशल जो रचनाएं लिखी, वो हैं भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन और दशरथ और राम सहाय। इंपॉर्टेंट अगर कवियों की बात करूं तो भूषण और मतीराम, ठीक है। अब थोड़ा सा अलंकार निरूपक कवि कौन कौन से, तो ये अलंकार वालों के बारे में बता रखा है। तो बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ इसे अंडरस्टैंड करना है, और बहुत सारे कवि ऐसे भी हैं जो आपको, जिनके नाम आपको दो दो में देखने को मिल जाएंगे। तो सिर्फ ये मात्र समझाने के लिए कि सारा जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग से वो निकल जाए। दिखने में रीतिकाल छोटा सा दिखता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, और जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए 2 दिन का चैप्टर है। तो भूषण, मतीराम, जसवंत, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ बंदीजन और पद्माकर, ये जो कवि थे ये सारे थे अलंकार निरूपक कवि, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसे बांटा रीति मुक्त, रीति सिद्ध और आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। रीति मुक्त कवि किस किस को माना? तो यहाँ पर भाई रीति सिद्ध इन्होंने नहीं कहा है, आगे और देखते हैं। रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि डॉक्टर नगेंद्र 2 भागों में बांटा। तो रीति मुक्त के अंतर्गत वही हैं घनानंद बोदा, आलम ठाकुर और द्विजदेव, जो कि विश्वनाथ प्रसाद ने माने थे, वही यहाँ पर रीति मुक्त हैं। उसके बाद आता है रीति सिद्ध, तो जिनको रीतिबद्ध आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिबद्ध कहा था, उनको रीति सिद्ध कहा। और ये नाम है यहाँ पर सेनापति बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, ये सब आप नाम छोड़ दें, और ये भी छोड़ दें, ये सब ऐसे ही है। और इम्पोर्टेंट यही है, वेनी वाजपेयी का नाम रीतिकाल में अंतर आता है। लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, आपको सन वगैरह ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारे काम की शुरुआत हो जाती है, और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार रीतिकाल का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैं 3 पार्ट में इन वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। एक वीडियो में रीतिबद्ध, एक में रीति सिद्ध और एक में रीति मुक्त। तो जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं हम वही पढ़ते चलेंगे। तो ये सारे कवि हैं जो रीतिबद्ध कवि हैं, इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया गया है, ठीक है। तो जीवन वृत्त दिया गया है, पहले यहाँ से तो आप सिर्फ नाम ही जान लें, ठीक है। रीतिबद्ध कवि वीडियो देखती हूँ, अभी तो 3 मिनट की और बची है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी रीतिबद्ध, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत ही समय निकाल कर आज मैंने सोचा कि बच्चों का विश्वास बनाए रखने के लिए मुझे आज ही वीडियो डालनी रहेगी, तो खाना मैं बाद में बनाऊंगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।